बेटा आज मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको एलपीजी नेम से भी जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? एलपीजी। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा सबसे पहले इसका हल्का थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट बताऊं मैं आपको। वो ये है कि 1991 में इंडिया की स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी थी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की दिक्कत हो गई थी, हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा था, इन्फ्लेशन भी चल रहा था। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज इतना ही बचा था कि मुश्किल से वो एक हफ्ते की अपनी इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल दिक्कत हुई थी। तो उस टाइम पर इंडिया अप्रोच करता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। किसके पास अप्रोच करता है? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास अप्रोच करता है, और वो उसको 7 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 7 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर, 7 बिलियन यूएस डॉलर का उसको लोन मिलता है इंडिया को, और वो भी एक शर्त पर। ठीक है, दो शर्त होती है उसमें। क्या? एक तो ये होती है, इंडिया से कहा जाता है ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दूसरे देशों के लिए आप अपनी इकोनॉमी को ओपन कीजिए, उन्हें आने दीजिए और इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। दूसरी शर्त ये थी कि आपके यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर है, आपके यहाँ जो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, आप अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को क्या देंगे? फ्रीडम देंगे। आप अपने प्राइवेट सेक्टर को क्या देंगे? फ्रीडम देंगे। इन दो शर्त को मानते हुए, ठीक है, तो उसको 7 बिलियन यूएस डॉलर का लोन मिला। ओके, अच्छा, तो ये थी थोड़ी हिस्ट्री। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको बेटा, वो ये कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन बेटा होता है, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बताऊं, गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, बेवजह की जो रेस्ट्रिक्शन है ट्रेड करने पर, उनसे फ्रीडम। गवर्नमेंट है जो बेवजह की रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं व्यापार करने पर, उनसे आजादी। ठीक है, ये होता है लिबरलाइजेशन का मतलब। यानी कि जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स दिया जा रहा है, या कुछ भी लाइसेंस सिस्टम है, कुछ भी एक ऐसा है, ठीक है, तो वो सब हटाओ, स्मूथली मक्खन की तरह एकदम क्या होता रहे? ट्रेड होता रहे। ये है लिबरलाइजेशन का मतलब। अब लिबरलाइजेशन से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं लिबरलाइजेशन से, और 3-3 नंबर के लिए 5, कोई सा भी आ सकता है। जिसमें से मैं बताता हूं, लिबरलाइजेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। किसकी बात करेंगे? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मेड अंडर लिबरलाइजेशन। तो बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मेड अंडर लिबरलाइजेशन में पहला पॉइंट बेटा, लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया। क्या कर दिया गया? लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया, लाइसेंस सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया। अब केवल और केवल 5 इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं, मैं शॉर्ट में यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, कि एबॉलिश लाइसेंस सिस्टम, एबॉलिश लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस सिस्टम जो था वो एबॉलिश कर दिया गया। वो 5 इंडस्ट्री कौन सी है? वो सिगरेट, शराब, ठीक है, डेंजरस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डिफेंस। ठीक है, ये 5 चीजें, इनके लिए लाइसेंस है कंपलसरी, बाकी और चीजों से लाइसेंस वगैरह हटा दिया है। दूसरा पॉइंट जो आता है बेटा हमारा इसके अंदर, दूसरा पॉइंट वो आता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारे 1991 से पब्लिक सेक्टर थे, बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, तो उस पब्लिक सेक्टर के डोमिनेंस को कम किया गया। ठीक है, अब आज के टाइम की बात करें तो केवल 2 ही हैं ऐसे जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है। वो है हमारी एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, वो है हमारी एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। ये 2 हमारे एक्सक्लूसिवली रिजर्व है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तीसरा काम क्या किया गया इसके अंदर बेटा? तीसरा काम डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, डी रिजर्वेशन, ठीक है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया।
डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया में ये बेटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रोडक्शन एरिया रिजर्व कर रखा था। मान लीजिए पेन है, तो ये पेन कौन बनाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, लार्ज स्केल नहीं बनाएंगी, खत्म कर दिया। कोई भी बनाओ, कोई भी बनाओ, दैट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन एरिया डी रिजर्व कर दिया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट बेटा, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, यानी कि पहले कैपिटल गुड्स यानी मशीन्स वगैरह के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। नो नीड ऑफ परमिशन, जो भी है इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह देनी है वो तो मंगाओ, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को हटा के अब मैं बात करूंगा लिबरलाइजेशन में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो बेटा सबसे पहले तो फाइनेंशियल सेक्टर समझो क्या होता है। फाइनेंशियल सेक्टर में बेटा हमारा इंक्लूड करता है बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हैं। और इन सबका बाप है आरबीआई, इन सबका जो बाप है, यानी कि कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। अब काम की बात जो हमें लिखनी है उसके अंदर एक पॉइंट ये लिखना है हमें कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्या क्या आता है, एक नंबर पक्का हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है 1991 से पहले, 1991 से पहले आरबीआई का जो रोल था ना फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, वो था एज ए रेगुलेटर। क्या रोल था? एज ए रेगुलेटर रोल था। एज ए रेगुलेटर क्या करता था आरबीआई? एज ए रेगुलेटर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को डिसाइड नहीं कर सकते, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकते, लिमिट लगा रखी थी इन्वेस्टमेंट पर, बाहर का बंदा हमारे यहाँ शेयर्स और बैंकिंग में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ये लिमिट लगा रखी थी, ठीक है। तो एज ए रेगुलेटर का काम करता था आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। आफ्टर 1991 के बाद, तो 1991 के बाद बेटा क्या हुआ, ठीक है, आरबीआई ने अपना रोल चेंज कर दिया, एज ए रेगुलेटर की बजाय वो एज ए फैसिलिटेटर वर्क करने लगा। क्या करने लगा? एज ए फैसिलिटेटर। अब एज ए फैसिलिटेटर उसने क्या क्या काम करे बेटा, ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। एज ए फैसिलिटेटर उसने क्या करे? बैंक्स को अलाउ कर दिया कि वो अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए ब्रांच एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है, बाहर के बंदे जो हमारे यहाँ शेयर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, बैंकिंग बोर्ड्स वगैरह में, तो वो लिमिट वगैरह बढ़ा दी। तो ये, और प्राइवेट बैंक्स मर्ज हुए हमारे, जो प्राइवेट बैंक है आप सुनते हो आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक वगैरह, ये सब प्राइवेट बैंक्स वगैरह एस्टैब्लिश हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें चेंजेस हुए हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन के अंदर। फिर क्वेश्चन ये है आपका, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, पता है किससे? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या किए गए? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में बेटा मैं आपको बताऊं क्या रिफॉर्म्स किए गए फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहला तुरंत जो काम किया गया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, वो किया गया डिवैल्यूएशन। क्या होता है वो? डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या है बेटा? बहुत ध्यान समझना। अच्छा खासा $1 हमारा मान लीजिए 80 रुपए में चल रहा है, मान लीजिए पढ़ दिया एग्जाम्पल है, $1 80 रुपए में चल रहा है, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? $1 80 रुपए चल रहा था, मान लीजिए वो कर दिया $1 100 रुपए। दिस इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, गवर्नमेंट ने किया है ये, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन, ठीक। तो ये क्यों किया गया? इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैंने स्टार्टिंग में बताया फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो भाई जब ऐसा काम होता है ना डिवैल्यूएशन का, तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला काम किया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में। अब हम जो बात करते हैं वो अगला बात करेंगे, ठीक है, ये था फाइनेंशियल सेक्टर वो सॉरी फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब आते हैं बेटा हम अगले किसमें, वो है फिस्कल रिफॉर्म्स। अब हम गवर्नमेंट के फिस्कल रिफॉर्म्स की बात करेंगे बेटा। तो बेटा बहुत ध्यान से सुन लो, इकोनॉमिक्स में जहां कहीं भी आपको फिस्कल वर्ड दिखाई दे जाए,
जहां कहीं भी आपको फिस्कल वर्ड दिखाई दे जाए तो तुरंत समझ जाना गवर्नमेंट के टैक्स और रेवेन्यू और ये सब एक्सपेंडिचर जो है ना, इससे रिलेटेड बात हो रही है। जहां भी फिस्कल वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब गवर्नमेंट के टैक्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर की बात होने वाली है। तो बेटा फिस्कल रिफॉर्म, इसको टैक्स रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टैक्स रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो फिस्कल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म्स हुए, उसमें बेटा मैं आपको बताऊं पहली बार कि 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा था। जो टैक्स स्ट्रक्चर था, ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर वो क्या था हमारा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इतना कॉम्प्लेक्स था भाई साहब, लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे, टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी करते थे, देने नहीं चाहते थे, ठीक है, कंप्लायंस ही शो नहीं करते थे टैक्स के प्रति। अब हुआ क्या, 1991 के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स रिफॉर्म्स में क्या करा, टैक्स स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स था उसको सिंप्लीफाई किया गया। उसको क्या किया गया? सिंप्लीफाई किया गया। उसका टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया गया, जिससे लोग जो है टैक्स के प्रति कंप्लायंस शो करें, टैक्स देना एक जिम्मेदारी समझें अपनी, ठीक है। तो एक तो ये काम किया गया। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं, जीएसटी। जीएसटी क्या है बेटा, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, बहुत सारे टैक्स लगते थे, ठीक है, हर स्टेट अपना अलग ले रही है, गुड्स अलग है, तो जीएसटी एक कॉमन वन नेशन वन टैक्स कर दिया, ठीक है। इसमें वो होता है 18% और 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी, इस तरीके से कॉमन टैक्स जीएसटी करके निकाल दिया। ऐसे ही क्या करा गया, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर जो था, इनकम टैक्स वो है ना कम किए गए। जो इनकम टैक्स का रेट था, इनकम टैक्स रेट, ठीक है, वो टैक्स रेट कम किए गए, ठीक है, जिससे लोग टैक्स वगैरह दें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर वो भी सिंप्लीफाई किया गया, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स, जनरल टैक्स रिफॉर्म्स मेड अंडर लिबरलाइजेशन, ठीक है। फिर हम अगला आते हैं बेटा लिबरलाइजेशन में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म से बेटा 3-4 पॉइंट ध्यान रख लो। एक तो सबसे पहले बेटा जो टैरिफ थे, ठीक है, वो टैरिफ को हटा दिया, टैरिफ को, ठीक है, टैरिफ को हटा दिया। टैरिफ होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, ड्यूटी लगती है, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। तो टैरिफ हटा दिया, जिसको बहुत ज्यादा थे कम कर दिए, बहुत सौ से हटाएंगे टैरिफ, ये काम किया गया। दूसरा काम किया गया बेटा जो कोटाज रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कोटाज रेस्ट्रिक्शन, कोटाज रेस्ट्रिक्शन कि आप कितनी क्वांटिटी में अमेरिका या फ्रांस से सामान खरीदेंगे, तो ये जो कोटा रेस्ट्रिक्शन थे ये भी हटा दिए, ठीक है। और क्या काम करना बेटा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी बेटा? इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई हमारी, कि बाहर के लोग कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट जो है ना, ये सिमिलर आप ग्लोबलाइजेशन में भी लिख सकते हो, बहुत ध्यान समझना, इसमें लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में भी लिखे जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाई गई, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए जो लाइसेंस बनाना पड़ता है, ठीक है, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस के लिए है ना फ्रीडम मिली, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। फिर क्या चीज है ना, आप मंगा रहे हैं हैजार्डस चीजें जो होती हैं, ठीक है, डेंजरस, उन चीजों के लिए लाइसेंस कर दिए, बाकी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स थे जो आपको इसमें करने हैं। तो ये था बेटा लिबरलाइजेशन टॉपिक आपका, ठीक है, कि इसमें आपको लिबरलाइजेशन टॉपिक में क्या करके जाना, बहुत ध्यान से सुन लीजिए बेटा। एक तो है ना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, एक है ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, एक फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, एक फिस्कल रिफॉर्म और एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ये 5 रिफॉर्म्स आपको लिबरलाइजेशन के अंदर करके जाने हैं। आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 3 नंबर के लिए तैयार करके जाने हैं, ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करूंगा मैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? तो प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करता हूं बेटा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं। गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप, ओनरशिप होता है मालिकाना हक, ओनरशिप होता है ओनरशिप, ओनरशिप मालिकाना हक। जो सरकार का मालिकाना हक है, सरकार की कोई फैक्ट्री चल रही है, कंपनी चल रही है, कुछ भी चल रहा है भाई, उसमें से सरकार अपना ओनरशिप कम कर दे, अपना मालिकाना हक क्या कर दे, कम कर दे, ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन है। बात खत्म। यानी कि ये कैसे होगा भाई, प्राइवेटाइजेशन होगा कैसे? इसके 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वेज। प्राइवेटाइजेशन करने के या ओनरशिप कम करने के गवर्नमेंट के पास 2 तरीके हैं। या तो भाई साहब अपनी पूरी फैक्ट्री बेच दे वो प्राइवेट को, जैसे एयर इंडिया का आपका एग्जांपल दूंगा। एयर इंडिया दोबारा वापस टाटा के पास आ चुकी है। या फिर ये कर ले कि जो उसका पार्टनरशिप में चल रहा है पहले से ही, उसमें से अपने शेयर कम कर ले, ठीक है, अपने कुछ शेयर बेच दे, ठीक है, अपने शेयर जो हैं वो सेल कर दे, ये काम कर सकती है, ठीक है।
यानी कि कहीं शेयर है उसमें से 10% 20% उसने बेच दिए कुछ लिमिट तक। एक तो ये, तो इसको कहते क्या है, इसको प्राइवेटाइजेशन का ये जो प्रोसेस है जिसमें है ना अपनी ओनरशिप कम कर रही है, अपने शेयर बेच रही है, ठीक है गवर्नमेंट, वो कहलाता है बेटा एक बार डिसइन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट पैसा निकालना, तो ये हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट बेटा आपको गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा डिसइन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। अच्छा अब बात करते हैं, मैं यहाँ पर बात जो करना चाह रहा हूँ नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। किसकी बात करना चाह रहा हूँ? नीड, ठीक है, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या पड़ गई? तो बेटा प्राइवेटाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ गई, हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर थे 1991 से पहले भाई साहब बहुत ही बेकार करप्शन चल रहा था, इनएफिशिएंसी। क्या थी? इनएफिशिएंसी, ढंग से काम नहीं करते थे। 10 बजे की नौकरी है भाई साहब, पहुंच रहे 12 बजे 1 बजे, ठीक है। ये लीकेज, ठीक है, लीकेज, पिलफरेज, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुल मिला के इनका मतलब है क्या? चोरी चकारी करना, इधर से माल उधर, सरकार का माल पता ना कहाँ बिक रहा है, कुछ पता नहीं, ठीक है। और मेन बात, चौथा पॉइंट, बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे थे। किसमें चल रहे थे? बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रही थी पब्लिक सेक्टर हमारी, ठीक है। और करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी, चोरी वगैरह होती थी, लॉसेस में चल रही थी। कुल मिला के सोशल डेट वेट बन गई थी। क्या बन रही थी? सोशल डेट वेट बन चुकी थी, ठीक है। तो ये कुछ कारण है, 4 आप बना के लिखेंगे तो बहुत अच्छे से नंबर मिलेंगे आपको नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा अब हाथ क्या था, हम इसकी बात करेंगे बेटा गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो बेटा गेन्स की बात करूं तो गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की बात करो तो गेन तो ये है बेटा एफिशिएंसी बढ़ जाती है भाई, जब है ना प्राइवेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, जो है वर्कर्स को सरवाइव करना है भाई, नहीं करोगे काम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, प्राइवेट नौकरी है भाई, ठीक है। तो एफिशिएंसी से वर्क करते हैं प्राइवेटाइजेशन में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है भाई, ठीक है। और थर्ड प्राइवेटाइजेशन में ये है बेटा, एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है, आल्सो अट्रैक्ट्स एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है हमारा, प्रमोट्स कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस कंज्यूमर के पास वाइडर चॉइस होती है, चॉइसेस ऑफ गुड्स वो एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तरह तरह की चीजें, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ये सब प्राइवेटाइजेशन से देखने को मिलता है। अब इसके साथ ही बेटा इसके लॉस की बात कर लेते हैं। तो लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में मैं आपको बताऊं बेटा, लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन आपको बताऊं तो लॉस में यही है बेटा, बहुत ध्यान सुनना। लॉस में कि भाई जो सोशल वेलफेयर मोटिव होता है ना वो तो खत्म हो जाता है। जो सोशल वेलफेयर होता है ना मोटिव, ठीक है, गवर्नमेंट अगर कुछ चीज बना रही है वो तो सोशल वेलफेयर से बनाती है। तो सोशल वेलफेयर तो ऐसी तैसी में गया, काम होता है किससे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। किससे काम होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से काम होता है, ठीक है। और दूसरा इसका जो लॉस है वो लॉस ये है कि भाई पुअर्स पर कोई ध्यान नहीं देगा, पुअर पीपल सफर करते हैं, पुअर पीपल सफर लॉस, डेप्रिवेशन का शिकार होते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा आपके लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। और प्राइस ज्यादा होगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो ये भी हम तीसरा पॉइंट ले सकते हैं कि हाई प्राइसेस, ठीक है, हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं, हाई प्राइस चार्ज किए जाते हैं, ये हमारा लॉस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको